देखो रैप्टर मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रैप्टर क्या होता है तुम लोग का, इसके पहले जो टॉपिक था तुम लोग बता चुके हम। ऐसे जो पर्लिंग की दूरी होती है, जो भी पर्लिंग हम लगाते हैं, वो पर्लिंग जो डिस्टेंस होता है आपस में दो पर्लिंग के बीच की, वो 1.5 से 3 मीटर तक के बीच में रखते हैं। इसको हाईलाइट करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 है साधारण रैप्टर, कॉमन रैप्टर। कॉमन रैप्टर क्या होता है, कैंची को ढांपने के लिए पर्लिनों के ऊपर उनकी आड़ दिशा में ये पर्लिंग के ऊपर लगाया जाता है। जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर कम मोटाई की कड़ियां लगाई जाती है उन्हें रैप्टर कहते हैं, ठीक। अगला है रिज रेखा, रिज लाइन। छत कैंचियों के शीर्ष को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा को टूट या रिज रेखा कहते हैं। टूट रेखा पर्लिनों के समांतर मानी जाती है। पर्लिन आपको जो रिज रेखा होगा, यहाँ देखो स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो लाइन है, ये सेंटर में जो शीर्ष पे है, वो आपका क्या है, रिज रेखा है, ये आपका रिज रेखा है, ठीक। तो इसके अलावा कैंचियों की दूरी, तो दो क्रमागत कैंचियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी कैंचियों की दूरी कहलाती है, इसको बे कहते हैं, ठीक। तो कैंचियों की आपसी दूरी इनके सिरों पर दिए गए स्तंभों के अंतराल पर निर्भर करती है, परंतु ये कैंची के पार्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये डिस्टेंस है, देखिए एक ये पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बे कहलाएगा, यानी कि कैंचियों की दूरी कहलाएगा। तो एक कैंची यहाँ पे लगी हुई है, दो क्रमागत कैंचियों के बीच जो दूरी होगी, एक कैंची यहाँ पे है और एक कैंची यहाँ पे, तो इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर दूरी है वो क्या कहलाएगी, आपकी रेस कहलाएगी, सॉरी बे कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा भागक बिंदु, भागक बिंदु क्या होता है, पैनल पॉइंट। कैंचियों के ऊपरी कॉर्ड पर जहां दो या अधिक अवयव आकर मिलते हैं भागक बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो आपकी कैंची होती है जिस भी पॉइंट पर, वहां पर अगर दो या दो से अधिक जो है पॉइंट आकर मिलेंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक अवयव आकर मिलेंगे, तो क्या कहलाएगा आपका पैनल पॉइंट या भागक बिंदु कहलाता है। पर्लिन को सामान्यतः भागक बिंदु पर टिकाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्क्रीन पे आपको दिखेगा भागक बिंदु, जैसे ये हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 मेंबर 4 मेंबर आके मिल रहे हैं, ये आपका जो है कैंची है, ठीक है। ये कैंची हो गई, तो इस कैंची के इस पॉइंट पे जो यहाँ पे आके मिलना है, ठीक है, दो और मेंबर आके मिल रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, आपके भागक या पैनल पॉइंट कहला रहा है, ठीक है, भागक बिंदु या पैनल पॉइंट। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो क्या कर रहा है, 17वां भागक दूरी। दो क्रमागत भागक बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी भागक दूरी कहलाती है, यानी कि दो बिंदु अगर हम ले ले, मान लीजिए पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और एक पॉइंट ये हो गया, तो इनके बीच की जो सीधी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, भागक दूरी कहलाएगी, ठीक है। दो क्रमागत बिंदु, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, भागक दूरी। अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रिज लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हमने देखा अभी। इसके बाद यहाँ पे आपका ये बे हो गया, ठीक है, दो कैंचियों की डिस्टेंस हो गई बे, ठीक है। पैनल पॉइंट मैंने बता ही दिया आपको, ये आपके जो पॉइंट दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, पैनल पॉइंट, ठीक है, ये सब पैनल पॉइंट है, क्योंकि एक जगह पे क्या हो रहा है, कई आके मिलना है, कई मेंबर आके मिलना है, तो पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, पैनल पॉइंट। ये हो गया आपका।
अब इसके बाद आबंधक ब्रेसिंग किसे कहते हैं? जैसे तेज हवाएं जब रीच के समांतर बहती हैं तो ढालू छत की सिरों वाली कैंचियों को विकृत करने या विस्थापन यानी कि उखाड़ने की चेष्टा करती है। इसे रोकने के लिए सिरों वाली अंतिम दो कैंचियों के ऊपरी व निचली कोणों को आप आड़े तिरछे उपांगों से जोड़ दिया जाता है। इसे आबंधक या ब्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो आपके आड़े तिरछे लगाए गए हैं क्रॉस में, ये रहा। ठीक है, इस तरह से जो लगाया गया आड़े तिरछे वो क्या है? आपकी ब्रेसिंग है। ठीक है, ये आपके आबंधक का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये तली आबंधक है। ठीक है, जो एक दूसरे को कॉर्नर टू कॉर्नर जो है मिलाते हैं, इसे विकर्ण एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, इसको लगाने से फायदा क्या है कि जो आपको हवा चलती चलेगी उससे उखड़ने का डर नहीं रहेगा। ये आपको क्या करेगा? उसको आबंधक, एक प्रबल आबंधक का कार्य करेगा, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रेसिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे छत आवरण। तो छत आवरण क्या होता है? रूफ कवरिंग। ढालू छतों को ऊपर से ढांपने के लिए मृतिका, टाइलें, स्लेटें, एस्बेस्टस, सीमेंट की जो चादर होती है, जस्ती, लोहे की लहरिया चादर यानी जीआई सीट, जीआई सीट, रेसा कांच की चादरें, एल्यूमिनियम चादरें इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप जो ट्रस तैयार करते हैं, ट्रस को ढकने के लिए क्या करते हैं? छत आवरण चाहिए, तो छत आवरण के लिए आपको जो है एसी सीट, फाइबर ग्लास सीट या जीआई सीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लेटों और टाइलों की ढालू छतें गर्मी, ठंड, वायु, वर्षा से कम प्रभावित होते हैं, परंतु इनको लगाने के लिए कैंची की पिच कुछ अधिक, जिसकी पिच की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट की गई है, इसको याद रखिएगा। पिच इक्वल टू होगा आपका छत आवरण के लिए 1/4 रखनी पड़ती है। एस्बेस्टस सीमेंट चादर साधारण लहरिएदार अथवा आंशिक लहरिएदार ट्रैकफोर्म जिसे कहते हैं प्रकार की होती है। ये चादरें 1.05 मीटर चौड़ी और 1.05 से 3 मीटर लंबी और 6 mm से लेकर 7 mm तक ऊंचाई में मार्केट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो जीआई सीट है, जीआई सीट के लिए क्या है आपका 10.9 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर से लेकर 3.2 मीटर लंबी और 16 से 24 गेज में उपलब्ध रहती है। इसके अलावा लहरिया चादरों को जे बोल्टों व लिम्टम वाशर द्वारा पर्लिनों के ऊपर जड़ दिया जाता है। एक सामान्य लंबाई की चादर 3 बिंदुओं पर पर्लिनों पर टिकी होनी चाहिए। चादरों को पार्श्व में 1 से 2 लहरों तथा सिरों पर 10 से 15 सेंटीमीटर का चढ़ाव देना चाहिए। जे बोल्ट 8 mm डाया से के 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लगाया जाता है। जे बोल्ट होता है आपका जे टाइप से। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो अपने वहां टीन सेट जो लगता है नीचे क्या है? जे टाइप का जो है, जो नीचे से जो है इसको आबद्ध रखता है। ठीक है, तो जे बोल्ट जो है 8 mm डाया कि 35 सेंटीमीटर के सेंटर टू सेंटर लगाया जाता है। एस्बेस्टस जो आपका होता है सीमेंट चादर के लिए आईएस कोड 459/1970 और जस्ती चादरों के लिए आईएस कोड 227/1962 का अनुपालन करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका जो है छत के आवरण के लिए कंडीशन। अब इसके बाद जो है छत की कैंचियों की मुतब्बे दूरी हम कैसे जो है इकोनॉमिकल स्पेसिंग कैसे हम मेंटेन करेंगे। जो हम कैंची लगाते हैं छत में, उस कैंची को हम कैसे जो है कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है T = 2P + R। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कैंचियों के मध्य दूरी जिसे अपनाने पर ढालू छत की लागत न्यूनतम लागत, ठीक है, निर्माण लागत न्यूनतम आय कैंचियों की मुतब्बे दूरी कहलाती है। मुतब्बे दूरी को जांचने के लिए फार्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है आपका T = 2P + R। 2P + R। तो जहां पर T क्या है आपका एक छत की कैंची की लागत और उसके अलावा P क्या है आपका पर्लिनों की लागत और कैपिटल R है छत आवरण पदार्थ का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो T = लिखा हुआ है 2P + R, यहाँ से हम क्या करेंगे कैंचियों की मुतब्बे दूरी हम निकाल लेंगे।
यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है जिसको ध्यान में रखना होगा। 15 मीटर पार्ट तक की कैंचियों के मध्य 3 से 4.5 मीटर और 15 से 30 मीटर पार्ट की अगर स्पान है तो उसके लिए कैंचियों के बीच जो डिस्टेंस होगा 4.5 से 7.5 मीटर का अंतराल कैंचियों के लिए मितव्ययी दूरी ली जा सकती है। तो ये हो गया आपका जो है कैंचियों के लिए मितव्ययी दूरी, जिसको हम इस फार्मूले से बता सकते हैं T इक्वल टू 2P प्लस R के बाद। अब इसके बाद जो है किसी भी छत जो होती है आपकी, उस छत पे जो कैंची होती है उस पर कौन कौन से लोड आते हैं, ठीक है। कोई भी जो छत होगा उसके ऊपर जो लोड आएगा आपका कौन कौन सा होगा, अचल भार, चल भार, पवन भार और हिम भार, ठीक है। यानी कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और स्नो लोड, ये जो है मेनली 4 प्रकार के जो है लोड जिनको हम जो है कंसिडर करेंगे किसी भी ट्रस मेंबर के लिए। ट्रस मेंबर पे जो लोड आएगा यही 4 जो है प्रकार के लोडों को हम कंसिडर करेंगे डिजाइन करते समय। कौन कौन से हैं, अचल भार, चल भार, पवन भार और हिम भार, ठीक है। तो जो अस्थाई होते हैं, जो स्थिर पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं हम लोग डेड लोड या अचल भार। इसके अलावा जो अस्थाई होते हैं जैसे कोई श्रमिक हो गया, ठीक है, वो किसके अंतर्गत दिया जाता है, चल भार के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसके अलावा जो वायु भार होता है उसकी वजह से क्या होता है, हवा चलने से जो आपका ट्रस है उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो छत का आवरण है या ट्रस है वो क्या हो सकता है, वो उखड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है एयर प्रेशर को भी या लाइव लोड, सॉरी विंड लोड को भी कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो हिम भार होता है वो क्या होता है, स्नो लोड। स्नो लोड कहाँ पे होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर जो है पहाड़ों पर बर्फ गिरते हैं, उन क्षेत्रों में कौन सा लोड लिया जाता है, स्नो लोड लिया जाता है। अब कैंची के विकल्पन के लिए उपयुक्त भारों को के लिए कैंची का विश्लेषण किया था और सभी अवयवों में प्रत्येक भार के कारण उत्पन्न प्रतिबलों के मान अलग अलग किए जाते हैं। कैंची के लिए सर्वाधिक विनाशकारी जो कंडीशन होते हैं किसी भी कैंची के किस तरह के लोड को हम कंसीडर करके जो डिजाइन करते हैं, तो पहला कंडीशन आपका है यहाँ पे, वो है आपका अचल भार या चल भार। दूसरा है अचल भार प्लस वायु भार या भूकंप भार। तीसरा है आपका अचल भार प्लस हिम भार। ये कॉम्बिनेशन को लेकर हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रस को अलग अलग कंडीशन में इसको डिजाइन करते हैं और इसी के आधार पर हम लोड की जो है परिकल्पना करते हैं कि कितना लोड कोई ट्रस जो है बियर कर सकता है। अब इसके बारे में जो है इंडिविजुअल एक एक करके जो है अचल भार, चल भार, वायु भार और हिम भार के बारे में अलग अलग कंडीशन जो यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे अचल भार के लिए यहाँ पे लिया गया है कि कैंची छत पर पड़ने वाले अचल भार निम्न होते हैं। कौन कौन से, एक तो उसका सेल्फ वेट, दूसरा पर्लिंग का भार, तीसरा वायु आबंधकों का भार, चौथा है आपका छत आवरण का भार। तो ये सभी 4 प्रकार के जो भार होंगे वो किसी भी ट्रस में डेड लोड के केस में आएंगे, ठीक है। और इनकी भार की गणना जो है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के रूप से वेरिएशन इसका जो है माना जाता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिया जाता है। अब कैचिंग का स्वयं भार, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस। अब सेल्फ वेट क्या होता है, इसको किस तरह से लेंगे, कैंची के अवयवों के माप शुरू से ज्ञात नहीं होते हैं, इन्हें ज्ञात करने के लिए अभी हमें अभिकल्पन करना पड़ता है। अतः मोटे तौर पर जो छठ कैंची का अपना स्वयं का भार होता है वह वर्ग मीटर कवर्ड प्लेन एरिया के लिए 10 किलोग्राम प्रति मीटर से लेकर 20 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तक लिया जाता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि कैंची जो होती है जो आपकी ट्रस होती है उसमें जो आपका सेल्फ वेट होता है वो सेल्फ वेट कितना लिया जाता है, 10 किलोग्राम से पर मीटर स्क्वायर से लेकर 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए भी अलग अलग स्पान के लिए अलग अलग वैल्यू दी गई है यहाँ पे। जैसे कैंची के 6 मीटर अगर है, कैंची का स्पान अगर 6 मीटर है तो 6 मीटर के लिए क्या होगा, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 6 मीटर से 12 मीटर है तो 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर।
अब इसके अलावा 12 मीटर से अगर अधिक है तो उसके लिए क्या होगा 20 किलोग्राम मैक्सिमम। तो मैंने बताया जो आपका स्वयं का भार होता है किसी भी कैंची का वह 10 से 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के लिए लिया जाता है, जिसमें 6 मीटर तक रहेगा तो 10, 6 से 12 मीटर रहेगा तो 15 और 12 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा आपका 20 तक जो है 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक लेते हैं। अब इसके अलावा स्वयं के भार को निकालने के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है छोटे पार्ट की कैंचियों के लिए जिसके आपसी दूरी 4 मीटर व आवरण जस्ती चादरों का हो, कैंची स्वयं का भार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। W=S/3 + 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, जहां पर W क्या आपका अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर पर कैंची का भार और S क्या है आपका कैंची का पार्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर S दिया रहेगा तो आप क्या निकाल लेंगे भार निकाल लेंगे। ठीक है, कैंची का पार्ट अगर स्पान दिया होगा, मान लीजिए स्पान जो दिया है कितना 4 मीटर, तो 4 मान लीजिए 6 दिया है तो 6/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 रहेगा, इसका मतलब हम कितना लेंगे 4 तक के लिए 7 लेंगे, सॉरी 6 के लिए। इसके अलावा पर्लिनों का भार, पर्लिन की भार किस आधार पर लेते हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसी कैंची के पार्ट व कैंची की आपसी दूरी के आधार पर 8 से 15 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग मीटर आवृत क्षैतिज क्षेत्रफल माना जाता है। नंबर 3 आपका वायु आबंधकों का भार, इसे 1.5 किलोग्राम पर मीटर, जो वायु आबंधक है उसके लिए 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है सेल्फ वेट इसका लिया जाता है। छत आवरण के लिए भार, छत आवरण की गणना के लिए जो है भार किस तरह से लेते हैं इसको देख लेते हैं कुछ एक चार्ट के द्वारा जो है। तो मान लीजिए ढालू जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए लहरिया जस्ती चादर यानी GI सीट के लिए भार चादर गेज के आधार पर लिया जाता है। अब इसमें जो एक चार्ट बनाया गया है इसमें चादर की गेज अगर दी जाएगी 16, 18, 20, 22, 24, उसके आधार पर क्या होगा आपका जो उसका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू होगी वो क्या होगी 16 के लिए 17.6, 14, 18 के लिए 14.2, 20 के लिए 11.3, 22 के लिए 9.3 और 24 के लिए 7.4। ये हो गया आपका जो है चार्ट। इसके अलावा एस्बेस्टस सीमेंट चादरों के लिए यह भार 12 से 15 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर अवतारी ढालू क्षेत्रफल के लिए दिया जाता है। इस प्रकार कुल अचल भार होने पर इसे कैंची के ऊपरी कॉर्ड के पैनल बिंदुओं के समान रूप से बांट दिया था, जहां से लोड आपका क्या होगा एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान लीजिए एग्जांपल आपको जो जनरल सवाल पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ले कि इसे कहे कि आपका जो कैंची का पार्ट है तो 7.5 है, ठीक है, या ऐसे सवाल पूछ एक फिगर दे देगा आपको, कहेगा कि कैंची का पार्ट 7.5 है, ठीक, और कहेगा कि कैंचियों की आपसी दूरी 2.5 मीटर तथा पिच जो रखी गई है 1/4 रखी गई है। तो कैंची पर जो 18 गेज की GI चादरें डाली है कैंची के लिए अचल भार की गणना कीजिए। तो अगर आपसे राइज पूछ ले, सिंपल अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो राइज कितना होगा, ठीक है, जबकि पिच दिया हुआ है 1/4, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 जो दिया गया है और उठान दिया गया है कितना 7.5 मीटर, ठीक है। अगर आपको पिच दे दे 1/4 और उठान दे दे 7.5, पीछे पार्ट कितना होगा या स्पान कितना होगा, तो फिर आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जो पिच का फार्मूला होता है कैंची पिच उठान बटा पार्ट, ठीक है, राइज अपॉन स्पैन। तो राइज आपको जो है दिया हुआ है, पिच जो है 1/4 दिया हुआ है, तो आप एक पिच की जगह 1/4 रख देंगे और राइज दिया हुआ है 7.5, तो वहां से आप क्या निकाल लेंगे, सॉरी हाँ उठान आपको निकालना हो अगर पार्ट दिया हो 7.5, यहाँ सवाल में जो है स्पैन दिया हुआ है 7.5, तो 7.5 आप यहाँ पर रख दिए स्पैन की जगह, और पिच दिया था 1/4, तो यहाँ पे जाएगा क्या करेगा आप एक्सचेंज हो जाएगा, तो उठान इक्वल टू जाएगा पार्ट बटा 4, तो 7.5/4 कर दो कितनी वैल्यू आ जाएगी राइज का वैल्यू 1.8। तो ये यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर जो आपकी दूरी होगी शीर्ष तक, ये क्या होगा आपको 1.85, यहाँ पे देखिए जो है वैल्यू दी गई 1.875 दिया गया। तो इस तरह से एक बेसिक न्यूमेरिकल आपसे पूछता है जिसमें जो है आपको कैंची का पार्ट दिया हो और पिच दिया हो, तो आप कैसे जो है उठान को निकालेंगे, राइज को कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला आपका पिच इक्वल टू उठान अपॉन पार्ट, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे उठान निकालेंगे।